गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कंपोजिशन मैनेजमेंट की 6th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। इससे पहले वाली ई लेक्चर की क्लास में हमने प्रोसेस पढ़ा था स्ट्रेटेजिक एचआर प्लानिंग का। इस लेक्चर के अंदर हम स्ट्रेटेजिक एचआर प्लानिंग मॉडल के प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमारे स्क्रीन पे यहाँ लिखा हुआ है कि जो एचआर प्लानिंग प्रोसेस है उसके मॉडल के अंदर स्ट्रेटेजी के अंदर हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है असेसिंग द करंट एचआर कैपेसिटी, सेकंड वन इज़ फोरकास्टिंग एचआर रिक्वायरमेंट्स, थर्ड वन इज़ गैप एनालिसिस एंड फोर्थ वन इज़ डेवलपिंग एचआर स्ट्रेटेजीज टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है असेसिंग करंट एचआर कैपेसिटी based on the organization's strategic plan. The first step in the strategic HR planning process is to assess the current HR capacity of the organization. The knowledge, skills and abilities of your current staff needed to be identified. This can be done by developing a skills inventory for each employee. The skills inventory should go beyond the skills needed for the particular position. List of all skills each employee has demonstrated. For example, recreational or volunteer activities may involve special skills that could be relevant to the organization. Education levels and certificates or additional training should also be included. अगर हम बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेटजी प्लान जिस पे बेस होता है उसके अंदर जब हम स्ट्रेटेजिक एचआर प्लानिंग प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर हमारा जो पहला स्टेप होता है वो होता है कि हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एचआर कैपेसिटी है, करंट एचआर कैपेसिटी है, उसको असेस करें। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं उनकी हम नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ये कब पूरी होती है? जब हम हर एक एम्प्लॉय की जो डेवलपिंग स्किल इन्वेंट्री है उसको देखें। तो अगर हम स्किल इन्वेंट्री की बात करें तो ये क्या होती है कि जब भी जो पर्टिकुलर पोजीशन है, ठीक है, उसके बियॉन्ड हम स्किल्स को देखते हैं जो हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहिए होती है। तो जो भी स्किल्स की लिस्ट है किसी हर एक एम्प्लॉय की वो उसमें आइडेंटिफाई की जाती है। तो हम एग्जांपल से समझते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी वॉलंटियर एक्टिविटीज़ या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसके अंदर एक स्पेशल स्किल्स को इन्वॉल्व किया जाता है जो कि रिलेवेंट होती है उस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। तो उसके अंदर जो भी एजुकेशन लेवल सर्टिफिकेट्स हैं और जो भी एडिशनल ट्रेनिंग है उसको इंक्लूड किया जाता है। सेकंड है हमारा फोरकास्टिंग एचआर रिक्वायरमेंट्स। द नेक्स्ट स्टेप is to forecast HR needs for the future based on the strategic goals of the organization. Realistic forecasting of human resource involves estimating the both demand and supply. जो हमारे मॉडल का जो सेकंड स्टेप है वो है कि हम HR की नीड्स को फोरकास्ट करें फ्यूचर के बेस पे और उससे हम अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स बनाएं ऑर्गेनाइजेशन के। अगर हमें रियलिस्टिक फोरकास्टिंग करनी है ह्यूमन रिसोर्स की तो उसके अंदर हम उसकी डिमांड और सप्लाई को एस्टिमेट करते हैं। Questions to be answered include how many staffs will be required to achieve the strategic goals of the organization, कि हमें कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है जिससे हम अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। व्हाट जॉब्स विल नीड टू बी फिल्ड, हमें किस तरीके की जॉब्स को फिल करना है, उनकी क्या नीड है वो पता करना होता है। व्हाट स्किल सेट विल पीपल नीड, किस तरीके की स्किल सेट चाहिए पीपल के अंदर जो हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए होती है। When forecasting demand for HR, we must also assess the challenges that you will have in meeting your staffing need based on the external environment. जब हम किसी HR की डिमांड को फोरकास्ट करते हैं तो उसके अंदर हम एसेस करते हैं उन सब चैलेंजेस को जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की स्टाफ की मीटिंग के दौरान होती है, जो कि किस पे बेस होती है, उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे। हाउ विल द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑन आवर एचआर नीड्स, हमारे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से हमारे एचआर नीड्स को इम्पैक्ट करता है। तो ये सब चीज़ हम कौन से सेकंड स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट वो है गैप एनालिसिस। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिटरमाइन द गैप बिटवीन वेयर योर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी इन द फ्यूचर एंड वेयर यू आर नाउ। The gap analysis includes identifying the number of staff and the skills and abilities required in the future in comparison to the current situation. One should also look at your organization HR management practice to identify practices that could be improved or new practices needed to support the organization capacity to move forward. अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हम जो ऑर्गेनाइजेशन की क्या वांट्स हैं फ्यूचर के अंदर और कहाँ पे अभी हम लोग हैं, तो उसके बीच का अगर हमें गैप पता करना होता है तो वो हम इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर पता करते हैं। तो जो गैप एनालिसिस है उसके अंदर क्या इंक्लूड है कि हमें कितने नंबर ऑफ़ स्टाफ्स है उनको आइडेंटिफाई करना होता है और उनके और फ्यूचर के लिए हमें किस तरीके की स्किल्स और एबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है
अभी करंट सिचुएशन को लेकर उसको कंपेयर करते हैं। तो अगर हम देखें कि जो ऑर्गेनाइजेशन एचआर मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उनके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं उन प्रैक्टिसेस को जो कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करता है और उसको आगे फॉरवर्ड करता है। तो इस स्टेप के अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनके आंसर्स इंक्लूड हैं कि व्हाट न्यू जॉब्स विल बी नीडेड, कि किस तरीके की नई जॉब्स की हमें रिक्वायरमेंट है, कि क्या नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट न्यू स्किल्स विल बी रिक्वायर्ड, किस तरीके की नई स्किल्स की रिक्वायरमेंट है अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डू योर प्रेजेंट एम्प्लॉय हैव द रिक्वायर्ड स्किल, क्या आपके जो प्रेजेंट एम्प्लॉय उनके पास जो स्किल्स है वो सही है अभी करंट पोजीशन के लिए। आर एम्प्लॉयज़ करंटली इन पोजीशन दैट यूज़ देयर स्ट्रेंथ्स, जो अभी करंटली पोजीशन पे जो एम्प्लॉयज़ हैं क्या वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहे हैं। डू वी हैव इनफ मैनेजर और सुपरवाइज़र, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इनफ मैनेजर सुपरवाइज़र हैं। आर करंट एचआर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एडिक्वेट फॉर फ्यूचर नीड्स, जो हमारी करंट एचआर मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो हमारे फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंग एडिक्वेट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेवलपिंग एचआर स्ट्रेटजी टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। देयर 5 एचआर स्ट्रेटजी फॉर मीट योर ऑर्गेनाइजेशन नीड इन द फ्यूचर, हमारी 5 एचआर स्ट्रेटजी होती हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन नीड को फ्यूचर के अंदर मीट करवाती है। पहली क्या है वो रीस्ट्रक्टिंग स्ट्रेटजीज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज, आउटसोर्सिंग स्ट्रेटजीज एंड कोलैबोरेशन स्ट्रेटजीज। रीस्ट्रक्टिंग स्ट्रेटजीज क्या है, इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड है कि रिड्यूसिंग स्टाफ आइदर बाय टर्मिनेशन और एट्रिशन, हमें जो भी स्टाफ होता है हमारा उसको रिड्यूस करना होता है, उसको टर्मिनेट करके या एट्रिशन करके। ठीक है। रीग्रुपिंग टास्क टू क्रिएट वेल डिज़ाइन जॉब, हमें एक ग्रुप टास्क क्रिएट करना होता है जिससे हम जो हमारी डिज़ाइन जॉब्स हैं वो फुलफ़िल हो सके। रीऑर्गेनाइजिंग वर्क यूनिट्स टू बी मोर एफिशिएंट, हमें जो वर्क यूनिट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज करना होता है जिससे जो हमारा जो आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बन सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एट्रिशन क्या है, नॉट रिप्लेसिंग एम्प्लॉयज़ व्हेन दे लीव। In another way to reduce staff, the viability of this option depends on how urgently you need to reduce staff. It will mean that jobs performed in the organization will have to reorganize so that essential work of the departing employees is covered. Careful assessment of the recognized workloads of remaining employees should include an analysis of whether or not their new workloads will result in improved outcomes. It is important to consider current labor market trend. Example, the looming skills shortage or baby boomers begin to retire because they may be longer term consequences if let staff go. अगर हम एट्रिशन की बात करें तो एट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी एम्प्लॉय को रिप्लेस करते हैं, जब वो कहीं से लीव किसी पर्टिकुलर जॉब से लीव हो जाता है तो इससे क्या होता है कि हम जो हमारा जो स्टाफ है वो रिड्यूस होना लग जाता है। एक ये अदर वे है जिससे हमारा स्टाफ है वो रिड्यूस होने लगता है। तो इस वैलिटी के ऑप्शन से हम ये डिपेंड करते हैं कि जो भी हमारा स्टाफ रिड्यूस हुआ है उसकी जो पोजीशन है उसको जल्दी से जल्दी फिल किया जाए। ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि हम एक जॉब परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके अंदर हम रिकॉग्नाइज करते हैं हमारी एसेंशियल वर्ड्स को जो डिपार्टिंग करते हैं एम्प्लॉयज़ की कवर को। तो इसके अंदर जो भी हम एक केयरफुल असेसमेंट रिकॉग्नाइज करते हैं उनके वर्कलोड से, जो कि बाकी के रिमेनिंग पीपल्स उसके अंदर एनालाइज करते हैं और जो भी इन न्यू वर्कलोड्स को अचीव नहीं कर पाते, उनके रिजल्ट्स को आउटकम को इम्प्रूव नहीं कर पाता, तो उनको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देते हैं। तो अगर हम देखें तो इसके बिहाफ पे हम ये कंसीडर करते हैं कि जो हमारी करंट लेबर मार्केट ट्रेंड्स है, मीन्स कि जिनके अंदर किसी स्किल्स की कमी है या जो बेबी बूमर्स है ना, उनको क्या है कि अब वो रिटायर होने के करीब हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं वो क्या होती है लॉन्ग टर्म तक के कॉन्सिक्वेंस को बताती हैं जिससे कि जो स्टाफ है वो चला जाता है। सेकंड है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। द स्ट्रेटजी इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग स्टाफ विद ट्रेनिंग टू टेक ऑन न्यू रोल्स। ठीक है, कि इस स्ट्रेटजी अंदर करके हम स्टाफ्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे वो नए रोल्स के अंदर इन्वॉल्व हों। प्रोवाइडिंग करंट स्टाफ विद डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर जॉब्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो करंट स्टाफ्स हैं उनके लिए हम डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी प्रिपेयर कराते हैं जो कि हमारे फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर जॉब्स पर होती है।
रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है, नेक्स्ट हमारा स्टेप है द स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स रिक्रूटमेंटिंग न्यू स्टाफ विद द स्किल्स एंड एबिलिटी दैट योर ऑर्गेनाइजेशन विल नीड इन द फ्यूचर। हम क्या करते हैं, नई स्टाफ्स की रिक्रूटमेंट करते हैं उनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ के बिहाफ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हमें फ्यूचर में किस तरीके की नीड है। कंसिडरिंग ऑल द अवेलेबल ऑप्शन फॉर स्ट्रेटेजिकली प्रमोटिंग जॉब ओपनिंग्स एंड इंकरेजिंग सूटेबल कैंडिडेट्स टू अप्लाई। हम कंसिडर करते हैं हमें जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनके बिहाफ पे हम जो भी हमें स्ट्रेटेजी उसको प्रमोट करते हैं और हम जॉब ओपनिंग्स करते हैं और इंक्रीज करते हैं कि कैंडिडेट्स उसके अंदर अप्लाई करें। फॉर स्ट्रेटेजिक HR प्लानिंग ईच टाइम you recruit, you should be looking at the recruitment from strategic perspective. Perhaps your organization had need for a new fundraiser right now to plan a special event as part of your fundraising plan. However, if your organization considering moving from fundraising to special events to plan a giving, your recruitment strategy should be to find someone who can do both the align with the change that you plan for the future. जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है उसके अंदर हम हर टाइम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं और उससे हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव के बिहाफ पे रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी नीड होती है वो क्या होती है कि हम नए कमर से फंड रेज करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। तो उससे क्या करते हैं कि हम कुछ प्लान स्पेशल इवेंट्स करवाते हैं जिससे हम फंड रेजिंग प्लान कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो कंसीडर करता है कि जो भी फंड उनके रेज हो रहे हैं वो मूव हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं कि वो किसके थ्रू मूव हो रहे हैं, कुछ स्पेशल इवेंट्स के थ्रू जो कि हमने प्लान कर रखे हैं। और जो हमारी रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी है वो फाइंड करती है उन सब चीज़ों को जो कि हमारे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर प्लान्स को अलाइन और चेंज करती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है आउटसोर्सिंग स्ट्रेटेजीज। This strategy includes using external individual or organization to do some task. Many organizations took outside their own staff pool and contract for certain skills. This is particularly helpful for accomplish specified tasks that do not require ongoing full-time work. अगर हम बात करें आउटसोर्सिंग स्ट्रेटेजीज की, तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या है कि जो भी हमारे एक्सटर्नल इंडिविजुअल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो कुछ टास्क कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखती है बाहर की तरफ कि उनके स्टाफ किस तरीके की पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी सर्टेन स्किल्स के बिहाफ पे, और पर्टिकुलरली वो हेल्प करते हैं कि और एकम्प्लिश करते हैं हमारे स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड टास्क को जो कि हमारे फुल टाइम वर्क के लिए ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। जब हम अगर हम बात करें तो उसके आगे ये लिखा हुआ है कि सम ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स HR एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट वर्क और बुक कीपिंग। फॉर एग्जाम्पल, पेरोल मे बी डन बाई एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन अ स्टाफ पर्सन। अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट मे बी डन यूजिंग अ कंसल्टेंट और स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज सच एज लीगल एडवाइस मे बी परचेज फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स। Each outsourcing decision has implication for meeting the organization goals and should therefore be carefully assessed. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के आउटसोर्स की बात करें तो जो भी HR एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी प्रोजेक्ट वर्क होते हैं और जो भी बुक कीपिंग होती है वो उसके इंक्लूड होती है। अगर एग्जांपल से समझें कि हमें कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है उससे पेरोल को डन करना है, मीन्स वो पूरा करना है किसी दूसरे स्टाफ पर्सन से, तो हम शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स का यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम कंसल्टेंट को यूज़ करते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज होते हैं और उनके कुछ लीगल एडवाइस होते हैं जो कि हमें आउटसाइड सोर्स से परचेज करने होते हैं। जो हर कोई जो आउटसोर्सिंग डिसीजन होता है वो इम्प्लीकेट करता है ऑर्गेनाइजेशन की उन सब मीटिंग्स को जो कि हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए काम आते हैं और उसको हम केयरफुली असेस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कोलैबोरेशन स्ट्रेटजीज। फाइनली द स्ट्रेटेजिक HR प्लानिंग प्रोसेस में लीड टू इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज दैट गो बियॉन्ड योर ऑर्गेनाइजेशन। बाय कोलैबोरेटिंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशन यू मे हैव बेटर सक्सेस एट डीलिंग विद अ शॉर्टेज ऑफ सर्टेन स्किल्स। फाइनली जब हम किसी स्ट्रेटेजिक HR प्लानिंग प्रोसेस के अंदर लीड कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज हम ऑर्गेनाइजेशन के बियॉन्ड यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम कोलैबोरेटिंग करते हैं अदर ऑर्गेनाइजेशन से और उसके अंदर हम बेटर सक्सेस के लिए उनके साथ डीलिंग करते हैं। और जो भी हमारी सर्टेन स्किल्स होती हैं वो शॉर्टेज होती हैं। टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन
could include working together to influence the type of course offered by the educational institution, working with other organizations to prepare future leaders by sharing in the development of promising individuals, sharing the cost of training for a group of employees, and last one is allowing employees to visit other organizations to gain skills and insight. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंटिंग द स्ट्रेटेजिक एचआर प्लान. वंस द स्ट्रेटेजी फॉर एचआर इज हैज बीन डेवलप्ड, दे शुड बी documented in an HR plan. This is a brief document that states the key assumption and the resulting strategy along with who has responsibility for the strategies and the timelines for implementation. जब हम एक बार स्ट्रेटजी बना लेते हैं या एचआर प्लान बना लेते हैं तो उसके अंदर अब जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो होती है उसके डॉक्यूमेंटेशन की. तो जब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो एचआर स्ट्रेटजी हैं वो डेवलप हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं एचआर प्लान के थ्रू डॉक्यूमेंटेड करते हैं. और इसके अंदर हम क्या करते हैं एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट स्टेट करते हैं जिसके अंदर जो भी की एजम्पशंस है, जो भी स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी और जो भी टाइमलाइन है उनको इम्प्लीमेंट करते हैं. इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजिक एचआर प्लान. वंस द एचआर स्ट्रेटेजिक प्लान इज़ कंप्लीट द नेक्स्ट स्टेप टू इम्प्लीमेंट इट. एक बार जब एचआर स्ट्रेटेजिक प्लान कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होता है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें. एग्रीमेंट विद द प्लान. इंश्योर दैट द बोर्ड चेयर, CEO एंड द सीनियर मैनेजर एग्री विद द स्ट्रेटेजिक एचआर प्लान. इट मे सीम लाइक रिपेंडेंट स्टेप इफ एवरीवन हैज़ इन्वॉल्व ऑल द वे अलॉन्ग, बट इट्स ऑलवेज गुड टू द फाइनल कन्फर्मेशन. अगर हम ये इंश्योर करें कि जो भी हमारे बोर्ड चेयरमैन है या CEOs हैं या सीनियर मैनेजमेंट है, मीन्स हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप मैनेजमेंट वो एग्री हो गया है हमारे स्ट्रेटेजिक एचआर प्लान से, तो हम ये सीन करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हम सब लोग उस पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजी के अंदर इन्वॉल्व हैं, उस एचआर प्लान के अंदर हम इन्वॉल्व हैं. और उसमें इन्वॉल्व होने का सबसे बड़ा अच्छा कारण ये होता है कि हम जब किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसके फाइनल कंफर्मेशन के लिए हम उसको करते हैं, फिर उसको आगे हम कन्वे करते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारा कम्युनिकेशन. द स्ट्रेटेजिक एचआर प्लान नीड्स टू बी कम्युनिकेट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. योर कम्युनिकेशन शुड इंक्लूड. जो एचआर प्लान की नीड्स है उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक एचआर प्लान की जो नीड्स है वो उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो कम्युनिकेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास पुट अप होते हैं कि हाउ द प्लान टच टू द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लान. कि जो भी हमारा जिस तरीके का हमने प्लान बनाया ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान को पूरा करेगा. व्हाट चेंजेस इन एचआर मैनेजमेंट पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड एक्टिविटीज़ विल बी मेड टू द सपोर्ट द स्ट्रेटेजिक प्लान. कि जो भी हमने चेंजेस किए हैं हमारे एचआर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ में, प्रैक्टिसेस में, एक्टिविटीज़ में, तो उससे क्या वो हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान को सपोर्ट करेगा. हाउ कैन चेंज इन एचआर मैनेजमेंट विल इम्पैक्ट ऑन स्टाफ इंक्लूडिंग अ टाइम फ्रेम इफ़ अप्रोप्रिएट. जो भी हमने चेंजेस किए हैं हमारे एचआर मैनेजमेंट में उससे क्या हमारा स्टाफ इम्पैक्ट होएगा. कि जो भी हमने उसके अंदर जो भी हमने इंक्लूड किया है, जो भी हमारा टाइम फ्रेम है, जो अगर वो अप्रोप्रिएट है तो. हाउ मच इंडिविजुअल्स मेंबर ऑफ स्टाफ कैन कंट्रीब्यूट टू द प्लान. कितने इंडिविजुअल मेंबर्स हैं स्टाफ के जो हमारे प्लान के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे. हाउ मैनी स्टाफ विल बी सपोर्टेड थ्रू एनी चेंजेस. कितने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ हमें सपोर्ट करेंगे जब हम कोई भी एचआर मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस करेंगे. हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी डिफरेंट इन द फ्यूचर. इट इज़ इम्पॉसिबल टू कम्युनिकेट टू मच बट ऑल टू ईजी टू कम्युनिकेट टू लिटिल, especially when changes involve people. However, the amount of detail should vary depending upon the audience. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है legislation and mandate. Ensure that the actions you are considering are compliant with existing laws, regulation and the constitution and bylaws of your organization. हमें इंश्योर करना होता है उन सब एक्शंस को जो कि हमारे कंसीडर करते हैं हमारी कंप्लेंट जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर है, हमारे रेगुलेशंस के अंदर है और जो भी हमारे बाईलॉज हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन के, उसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है हमारा पॉइंट ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स. वेदर यू आर द इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी एम्प्लॉयज़ को इंक्रीज या रिड्यूस करते हैं तो दे आर इम्प्लीकेशन ऑफ स्पेस एंड इक्विपमेंट. तो हमें कुछ इम्प्लीकेशन कर होते हैं उनकी स्पेस और इक्विपमेंट्स के रिगार्डिंग. द एंड ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज सच एज पेरोल एंड बेनिफिट प्लान्स. तो हम जो भी हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं जैसे कि पेरोल और बेनिफिट प्लान्स उनका यूज़ करते हैं जब हम किसी भी स्पेस और इक्विपमेंट को इम्प्लीकेट करते हैं. लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इवैल्यूएशन. एचआर प्लान नीड टू बी अपडेटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस
basis, you will need to establish the information necessary to evaluate the success on the new plan. Benchmarks need to be selected and measured over time to determine if the plan is successful in achieving the desired objective. HR प्लान की नीड होती है कि हम उसको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहें और जो भी हमारी नीड है उसको इस्टेब्लिश करें, उनकी इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम सक्सेस को इवैल्यूएट करें जो कि हमारे नए प्लान से हमें हुई है। हम एक बेंचमार्क फिक्स कर देते हैं जो कि हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं और डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मेज़र करने के काम आता है ओवर द टाइम पीरियड। और इससे क्या होता है कि जो भी हमारा HR प्लान है वो सक्सेसफुल होता है और उससे हमारे जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही और आगे हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।